हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। एक विमीय गति को हम लोग आज की कक्षा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक विमीय गति, वन डायमेंशन मोशन के बारे में आप धीरे धीरे इस चैप्टर में पढ़ना शुरू करोगे। परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज हमें जो समझना है, ये चैप्टर वैसे बहुत लंबा चलेगा। लंबा मतलब कहने का ये है कि इसमें काफी सारी चीजें आप ऐसी सीखोगे जो पूरी ऑल ओवर फिजिक्स में आपके काम आएगी। परंतु उससे इंपॉर्टेंट पता है क्या है यहाँ पर? उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टार्ट करें गति को समझना, गति के बारे में डिटेल में एक एक चीज को आप समझें। उसके बाद आप आज की कक्षा में दूरी और विस्थापन के बारे में अपनी अप्रोच एकदम बढ़िया बना लें और आपको क्लियर हो जाए कि गति क्या है और एक विमीय गति क्या है और दूरी और विस्थापन क्या होता है, ताकि इस चैप्टर को अपन सही से स्टार्ट कर सकें। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है इस चैप्टर को लेकर के? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चैप्टर है वो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला चैप्टर है। मतलब ये ऐसा चैप्टर है जो आपके आईआईटी जैसे एग्जाम के अंदर, नीट के एग्जाम में फिजिक्स का एक मेजर पोर्शन की यहाँ से स्टार्टिंग होती है। इसलिए ये जो चैप्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है और इस चैप्टर को लेकर के आपको ध्यान देना चाहिए। काइनेमेटिक्स वगैरह के बारे में जो है मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ब्रांचेस वगैरह कैसे बनी, काइनेमेटिक्स क्या है, मैकेनिक्स क्या है। पर आज का डिस्कशन हम केंद्रित रखेंगे दो चीजों पे। एक तो गति क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे अच्छे से, और फिर दूरी और विस्थापन के बारे में डिटेल डिस्कशन हमारी क्लास का टारगेट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फटाफट से हेडिंग लगाएं, गति की। गति क्या है, वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखो, गति को समझने से पहले आपको फिजिक्स में समझना पड़ेगा स्थिति को। गति बाद में समझेंगे, उससे पहले आपको ध्यान देना है स्थिति के बारे में कि स्थिति क्या चीज होती है। ध्यान से देखिए, स्थिति का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए हम फिजिक्स में क्या करते हैं, किसी भी बिंदु को लोकेट करना है, किसी भी बिंदु के बारे में बताना है कि वो कहां है, तो उसके लिए हम उसकी स्थिति देते हैं। स्थिति को देने के लिए हमारे पास निर्देशांक ज्योमेट्री है। मेरे जो शब्द मैं बोल रहा हूं आपको पहले से पढ़े हुए होंगे, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो कि निर्देशांक ज्योमेट्री एक चीज होती है, एक्स अक्ष, उसके बाद आपका वाई अक्ष, और फिर होता है जेड अक्ष। ये तीनों अक्ष के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एक्स वाई जेड तीन अक्ष होते हैं। और हम क्या करते हैं, अगर वस्तु की स्थिति हमें बतानी है तो हम इन्हीं एक्स वाई जेड निर्देशांकों की सहायता से वस्तु की स्थिति के बारे में बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने किसी वस्तु पॉइंट पी है और उसके बारे में लिख के दिया 1,2,0। मैंने आपको पॉइंट पी जो है उसके निर्देशांक दे दिए, ये जो कहलाते हैं ना 1,2,0 जो मैंने लिख के दिया है, इसको बोलते हैं निर्देशांक। और निर्देशांक में भी ये आपका पहले जो लिखा होता है, ये कन्वेंशन हमने बना रखा है कि पहले जो लिखा होगा उसको हम बोलेंगे एक्स निर्देशांक, जो उसके बाद लिखा होगा उसको हम बोलेंगे वाई निर्देशांक, और जो उसके बाद लिखा होगा उसको हम बोलेंगे जेड निर्देशांक। तो इस तरह से एक्स वाई और जेड निर्देशांक होते हैं और इनकी सहायता से हम किसी भी बिंदु की स्थिति बता सकते हैं। ये बात समझ में आती है? यहां तक क्लियर है? राहुल, कौशल, प्रमोद, पायल, मधुकर, ठीक है, बढ़िया। इस चैप्टर को मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इस चैप्टर को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को, क्योंकि ये एक इस प्रकार का चैप्टर है जिसके अंदर से प्रश्न बहुत ज्यादा आएंगे हर जगह। बोर्ड के एग्जाम में भी आप देखोगे तो बोर्ड के एग्जाम मतलब आपका जो 11वीं क्लास का एग्जाम होगा उसमें भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न, इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात क्या है कि ये स्टार्ट है, ये बेस है आपका। तो अगर आप फिजिक्स को पढ़ना शुरू कर रहे हो तो ये आपका बेस है। जितना स्ट्रॉन्ग बेस लेकर के चलोगे उतनी ही पढ़ाई अच्छी होगी। क्लियर? बढ़े आगे, चलो बात करते हैं। तो होता यह है कि किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम लोग निर्देशांक ज्योमेट्री की सहायता लेते हैं, और निर्देशांक ज्योमेट्री में इस तरह से अपन निर्देशांक देते हैं। इन निर्देशांकों का क्या मतलब होता है? एक तय मूल बिंदु, जैसे यहाँ पे जहां ये तीनों टकरा रहे हैं उसको हम लोग O बोलते हैं, और O को कहा जाता है मूल बिंदु। ये वो जगह होती है जहां पे हम 0,0,0 लेकर के चलते हैं। मतलब इस बिंदु से हमारा निर्देशांक तंत्र जो है वो काम करना शुरू करेगा। अब जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और x निर्देशांक का मतलब 1 है, इसका मतलब यह है कि आपको x अक्ष में एक दूरी तय करनी है। उसके बाद लिखा हुआ है y निर्देशांक में 2, इसका मतलब y अक्ष में आपको 2 दूरी तय करनी है। और z अक्ष में 0 लिखा हुआ है,
इसका मतलब जेड अक्ष में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको केवल एक्स और वाई में चलना है। और इस तरह से जब एक्स में आप 1 चलेंगे, वाई में आप 2 चलेंगे और जेड में आप बिल्कुल नहीं चलेंगे, तो आप जिस बिंदु पर पहुंचेंगे वो बिंदु पी है। इसका मतलब पी के जो हमने निर्देशांक दिए थे उन निर्देशांकों ने अपना काम अच्छे से किया और हम वस्तु की स्थिति तक पहुंच गए। एक्चुअल में ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु को, इसको हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं। इस मूल बिंदु के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि यह मूल बिंदु आपको तय करना पड़ता है कि कहां होगा। समझ रहे हो, ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु को हमें मानना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा भी संभव है कि आप चाहें तो कोई दूसरा निर्देश तंत्र लेकर भी इस बिंदु की स्थिति बता सकते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे मान लो आपने एक दूसरा निर्देश तंत्र मान लिया, जिसके अंदर ये x हो गया, जिसमें ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। आपने नया निर्देश तंत्र मान लिया और ये आपका मूल बिंदु o डैश है। तो अब इससे जो दूरी है वो आप बताओगे, तो इस बिंदु P के निर्देशांक कुछ और होंगे। जैसे मान लो इसके निर्देशांक है 5, 6, 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहां से 5 चलना है, उसके बाद 6 चलना है और आप वहां पहुंच जाओगे। तो ये चलो आप धीरे धीरे जब आगे फिजिक्स में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ। बट सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे इतनी सी है कि निर्देशांक की सहायता से आप किसी भी वस्तु की स्थिति को बता सकते हो। एक तो मोटी मोटी बात ये याद रखनी है, दूसरी बड़ी बात याद रखनी है कि जो आपका मूल बिंदु है वो मूल बिंदु भी आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो कि आप किस मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति बता रहे हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ सब बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, पक्का से क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो गति क्या चीज है। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो हम कहते हैं कि आपकी वस्तु गतिशील है। कहने का मतलब, जैसे मान लो आपने एक निर्देशांक मान लिया इस बिंदु को, ये बिंदु आपने, यह आपका ओरिजिन है 0,0, इसको आपने मूल बिंदु मान लिया। अब इस मूल बिंदु से आपने मेरे यहां की स्थिति चेक करी, तो यहां से एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और आप यहां पे पहुंच जाओगे। अब अगर ये जो एक्स और वाई आप देख रहे हो, ध्यान से देखना, ये जो एक्स और वाई आप देख रहे हो, अगर ये एक्स और वाई का जो मान है, मतलब मेरी जो स्थिति है इस मूल बिंदु के सापेक्ष, अगर वो नहीं बदल रही है, मतलब मैं अभी भी वहीं खड़ा हुआ हूं और अगले 5 सेकंड बाद भी अगर मैं आपको यहीं मिलता हूं, इसका मतलब आप ये बोलोगे कि मैं नहीं चल रहा, मैं रुका हुआ हूं। परंतु अभी आप मुझे यहां देखते हो और अगले 5 सेकंड बाद मैं यहां पहुंच जाता हूं, इसका मतलब एक चीज बिल्कुल साफ है कि मेरी स्थिति जो है वो समय के साथ में बदल रही है। और अगर किसी भी वस्तु की स्थिति समय के साथ में बदलती है तो हम कहते हैं कि आपकी वस्तु जो है वो गतिशील है। बताओ, ये बात समझ में आई? तो आप ये चीज नोट कर सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो उसे गतिमान कहा जाता है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो उसे गतिमान कहा जाता है। हम कहते हैं कि वो वस्तु किस में है, मोशन में। यहां तक की बात समझ में आई बिना किसी दिक्कत के? आगे बढ़े। अब ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है तो हमने कह दिया कि वस्तु गतिमान है। परंतु एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहां पर, वो पॉइंट ये है कि गति एक सापेक्ष पद होती है। तो आप इस बात को लिखें कि गति एक सापेक्ष पद है। मतलब मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। गति एक सापेक्ष पद है। क्या मतलब है, उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे और फिर समझेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 लोग हैं। एक व्यक्ति का नाम